नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास आज कृषि समाचार में। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से मिलेगा अनुदान। बायोफ्लॉक है मछली पालन का बेहतरीन जरिया। मध्यम और लंबी अवधि वाले अरहर की किस्मों का करे चयन, उत्पादन में होगी वृद्धि। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी हालात बन गई है। वहीं कई हिस्से अभी भी ऐसे हैं जहां बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे में किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। भारत में लगभग 60% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इनमें से ज्यादातर किसान वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह के प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों के खराब होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। किसानों को इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिससे फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता मिलती रहे। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। प्रीमियम का भुगतान किसान और सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जब भी आपदाओं के कारण फसल खराब होती है तो उन्हें बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई की जा सकती है। डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की हर संभव प्रयास की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने सूबे में देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के किसान और पशुपालक 40 से 75% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अधिकतम 20 गायों पर अनुदान दी जाएगी। डेयरी इकाई शुरू करने के लिए सरकार, खासकर राज्य सरकार के किसान बेरोजगार युवक युवतियां dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैसे किसान भाई जिनके पास मछली पालन के लिए तालाब और पोखर नहीं है, वो बायोफ्लॉक के माध्यम से मछली पालन शुरू कर सकते हैं। इस तकनीक को अपनाकर किसान भाई कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बायोफ्लॉक फिशिंग फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी की बचत तो होती ही है और साथ ही मछलियों के फीड की भी बचत होती है। मछलियों को जो भी खिलाया जाता है उसका 75% वेस्ट निकलती है और वह वेस्ट उस पानी के अंदर ही रहता है। उसी वेस्ट को शुद्ध करने के लिए बायोफ्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। जो बैक्टीरिया होता है वह वेस्ट को प्रोटीन में बदल देता है। इसके अलावा इस विधि से मछली पालन करने में समय और जगह की भी काफी बचत होती है। एक टंकी 4 मीटर के व्यास में बनाई जाती है। साथ ही 10,000 लीटर पानी में 3 से 4 महीने में ही 6 से 7 क्विंटल मछली का उत्पादन काफी आसानी से लिया जा सकता है। दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। ज्यादातर लोग इसे दाल के रूप में उपयोग करते हैं क्योंकि यह प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत भी है। किसान भाई अच्छी अरहर की पैदावार के लिए मध्य एवं लंबी अवधि वाले प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। अरहर की उन्नत किस्मों में बहार, पूसा 9, नरेंद्र 1, IPO 203 एवं राजेंद्र 1 और 2 है, जिसका इस्तेमाल कर किसान भाई अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। कृषि कार्य में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा देने के लिए किसान भाइयों का यह सबसे पसंदीदा व्यवसाय बन चुका है। लेकिन छोटे किसानों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि मधुमक्खी पालन के छत्ते से शहद निकालना। शहद निकालने की 1 यूनिट लगाने में लाखों रुपए का खर्च आता है। लेकिन हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जो कम बजट में उपलब्ध होने के साथ साथ 30 से 40 किलो शहद निकालने में कारगर साबित हो रहा है। इस यंत्र का नाम है शहद निष्कर्षण यंत्र। मधुकोश छत्ते को शहद निष्कर्षण मशीन में रखकर इसे घुमाकर बारी बारी से पलटने के बाद दोनों ओर से शहद निकाला जाता है।
इस यंत्र के इस्तेमाल से मधुमक्खी पालक किसान भाई कम समय में ज्यादा से ज्यादा शहद प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की थोक सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के साथ साथ ताजी और हरी सब्जियों के भाव। लाल आलू 2200 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल, उजला आलू 1900 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 4000 से 5600 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी 3200 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल, फूल गोभी 4500 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल और टमाटर 7000 से 7600 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में आर्द्रता बनी रहने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी होगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना बनी हुई है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि जगत से जुड़ी खबरें खेती के माध्यम से। अब वक्त है एक छोटे से विराम का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पशुपालक किसान भाइयों, मादा पशुओं में प्रसव के दौरान कई बार जेई फंसने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह जेई फंसने की समस्या क्या है और इसका उपचार या निदान कैसे करें, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जो हमारे पशुपालक भाई हैं, उनके लिए भी हम नई और बेहतरीन जानकारियां लेकर आते हैं और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम बिहार वेटनरी कॉलेज में आए हैं और आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब हमारे पशु बच्चा दे देते हैं उस समय में जो जेर होता है और जिसे आम तौर पर हम झाल कहते हैं या कुछ लोग उसको खेड़ी भी कहते हैं, और बच्चा देने के बाद उसका पेट से बाहर, गर्भाशय से बाहर नहीं आना, ये बहुत एक चिंता का सबब बन जाता है। तो ऐसे में आज इसी विषय पर हम आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो हमारे पशुओं में ये प्रायः देखने को आता है कि जब पशु बच्चा दे देते हैं तो उसके बाद में जो जेर होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही छोटी समस्या है, लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़्यादा व्यापक रूप ले चुकी है। कुछ जानकारी का अभाव होना, जागरूकता की कमी होना, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो मैं आज आपको पूरी चीज़ बताऊंगा कि छोटी समस्या है, लेकिन अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत ख़राब रूप भी ले सकती है। तो पहली बात तो, जैसे ही पशु ब्याता है तो उससे 6 से 8 घंटे के भीतर उसको जेर या जड़ी, जो भी आप बोलते हैं, वो गिरा देना चाहिए। लेकिन बहुत बार पशुओं में ऐसा होता है कि वो नहीं गिराते हैं। एक प्रमुख समस्या, एक प्रमुख कारण आप इसका मान सकते हैं कि अगर समय से पहले अगर पशु ने बच्चा दे दिया है तो जो प्लेसेंटा या जेर है वो उतना परिपक्व नहीं होता है, तो इस वजह से वो शेडिंग नहीं हो पाती है।
दूसरा चीज़ कि अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है या कुछ हार्मोन का भी अगर रेगुलेशन ठीक नहीं है, तब भी ऐसा होगा कि वो जेर न गिराए। छोटी समस्या है, लेकिन आप कब जाने की जेर अब ये समस्या बनती जा रही है। पहला चीज़ तो अगर 8 घंटे में जेर नहीं गिरा रहा है पशु, तो आप कोई जल्दबाजी न करें, क्योंकि ये अभी कोई समस्या नहीं है। कम से कम आप 24 से 48 घंटे के लिए उसको छोड़ दें। तो गांव के जो लोग हैं वो 6 से 8 घंटे बाद अगर नहीं निकला तो वो क्या है, किसी लोकल चिकित्सक को बुला लेते हैं और गर्भाशय में हाथ डाल करके उस जेर को निकलवाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जैसे ही आप जेर को बाहर खींच के निकालते हो 24 से 48 घंटे के पहले, तो वहाँ पर रक्त संचार होता है, तो रक्त स्राव होने लगता है। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो गर्भाशय के भीतर हो रहा है, तो बाहर आपको दिखता नहीं है, लेकिन अंदर गर्भाशय के अंदर ही अंदर रक्त स्राव हो रहा होता है। तो बहुत बार तो पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। अगर मृत्यु नहीं हुई तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने हाथ डालकर वहाँ से निकाला है, खींचा है, और पूरा जेर बाहर भी नहीं निकलता है। बिल्कुल सही जानकारी सर आपके द्वारा हमारे पशुपालक भाइयों तक पहुंच रही है। इसी संदर्भ में जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो ग्रामीण चिकित्सकों को, तो सर ये ग्रामीण चिकित्सक तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो गांव के जो थोड़ा बहुत जानने वाले लोग होते हैं उन्हीं को बुला करके जब जेर फंस जाता है तो लोग निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो सर इसके लिए जो प्राथमिक जो जिस चीज़ को करना चाहिए और ये जो गंभीर समस्या है ये नहीं हो, तो इसके लिए हमारे पशुपालक भाई क्या करें? देखिए, पहला तो ये है कि जल्दबाजी ना करें, जो मैंने पहले भी कहा कि जल्दबाजी में किसी को ना बुलाएं। दूसरा, एक पशुपालक एक गलती करते हैं कि बच्चा ब्याने के बाद वो इसका वेट करते हैं कि जेर या जड़ी बाहर आए, उसके बाद वो बच्चे को दूध पिलाना चालू करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। आप जैसे ही बच्चा नीचे आया, आप उसका नासिका और ये सारे मुंह और ये सबको साफ़ करें और उसको जितनी जल्दी हो सके आप उसको दूध पिलाएं, क्योंकि दूध पिलाने से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और उसकी वजह से गर्भाशय में संकुचन बढ़ता है और जेर या जड़ी जो है वो बाहर आती है। तो आप जितनी जल्दी दूध पिलाएंगे उतना आसान होगा जेर को बाहर गिरने में। तो लोग इस बात का वेट करते हैं कि पहले जेर आए, नहीं, पहले दूध पिलाना है, उसके बाद जेर आने की संभावना रहेगी। कई मामलों में सर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं 12 घंटा हो गया, 14 घंटा हो गया, पशु का जेर बाहर नहीं आया, तो क्या करते हैं, प्राथमिक तौर पे जो देहाती जो नुस्खा होता है, बांस की जो पत्तियां होती हैं उनको देते हैं, धान की भूसी देते हैं। तो सर ये कितना उचित है और इसके अलावे कौन सी दवा दें ताकि जेर तुरंत बाहर आ जाए? देखिए, गांव में लोग कुछ ऐसे अपनी चिकित्साएं करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि बांस की पत्ती खिलाना है, तो ऐसे बहुत सारी पत्तियां हैं जो लोग खिलाते हैं, और कुछ जगह ऐसे प्रयोग भी हुए हैं जिसमें कुछ फ़ायदा मिला है। लेकिन वो धान की भूसी का तो कहीं ऐसा प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन बांस की पत्तियों का हुआ है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदा करती है। लेकिन वो कितनी फ़ायदेमंद होगी अभी कोई वैज्ञानिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, तो मैं उसका पुष्टि तो नहीं करूँगा कि आपको खिलाना चाहिए। लेकिन हाँ, ब्याने के तुरंत बाद बहुत सारे हर्बल प्रिपरेशंस आते हैं मार्केट में। एक पुराना नाम है यूट्रोटोन के नाम से आता है, तो उसमें बहुत सारे हर्बल अवयव हैं जिससे जेर जल्दी निकलता है। तो आप उसको 200 ml हर 2 घंटे के अंतराल पे करेंगे तो बहुत जल्दी जेर गिरा देंगे। अगर उसके बाद भी नहीं गिराता है तो आपको चिकित्सा करानी है। सर हमारे जो पशुपालक भाई हैं, तो मैंने खुद ये देखा है कि बच्चा देने के बाद जो उसका दूध होता है, तो दूध दूहने के उपरांत तुरंत पशु को पिला देते हैं। तो ये उचित है कि नहीं उचित है, तो इसकी जानकारी हम अपने पशुपालक भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। आपका कहने का मतलब है कि जो पशु से ही दूध निकाल कर उसी पशु को पिला दिया? नहीं, ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीके पे उचित नहीं है। ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दूध पीने के लिए वो जानवर नहीं बने हैं। हमारा जो डाइजेशन या पाचन तंत्र है और जो गाय भैंस का पाचन तंत्र बिल्कुल अलग है, तो दूध कहीं पे भी नहीं पिलाना। इसका मतलब ये है कि जो पहला दूध जो होता है तो गर्म करके लोग हमारे पशुपालक भाई देते हैं पशु को कि उससे जेर जल्दी गिर जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीका नहीं है, और मैं इसको बोलूँगा भी नहीं कि आप ऐसा करें, क्योंकि ये करने योग्य चीज़ नहीं है। दूध पिलाना ही गलत है अपने आप में। अब आते हैं एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है
वह यह है कि जब हमारा पशु बच्चा देने वाला हो तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे जेर जल्दी गिर जाए या बच्चा अटके नहीं, और जो उचित सावधानी हो उसको बरतने के बाद ये कठिनाई नहीं हो। देखिए, बहुत बार जो बच्चा अटकने का जो आप प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न है, तो इस पे तो बहुत लंबा एक व्याख्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो मेन समस्या है जी जेर जल्दी से बाहर आ जाए तो उसके लिए आपको गर्भाधान के समय से ही जो मिनरल मिक्सचर उसके खाद्य में डालना होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर 1 कुंटल आप खाद्य कुछ बना रहे हैं, उसका कंसंट्रेट जिसको बोलते हैं, दाना बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें 1 किलो साल्ट, कॉमन साल्ट और 1 किलो मिनरल मिक्सचर ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद भी आप कैल्शियम जो कमर्शियली बहुत से कैल्शियम के उत्पाद आते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे मादा पशुओं में होने वाले जेर की समस्या और उसका निदान के बारे में। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर। किसान भाइयों, समय पर अगर समस्या और उसके निदान की सही जानकारी हो तो कई बार हम फसलों में होने वाले नुकसान और उसकी अपनी आर्थिक क्षति से बच सकते हैं। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय या लतर वर्गीय फसलों का प्रबंधन कैसे करें ताकि हमारे फसलों में प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी जी। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती के बारे में और उसके प्रबंधन के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी, जो नालंदा उद्यान महाविद्यालय में सब्जी वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अभी जो खेत में कद्दू का फसल लगा है उससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे किसान भाई क्या क्या उपाय अपना सकते हैं? बिल्कुल, अभी किसान भाइयों का खेत में कद्दू लगा हुआ है। कद्दू की फसलें हैं, चाहे वो लौकी हो, करेला हो, नेनुआ हो, झींगा हो, तो इन फसलों या खीरा हो, तो इन फसलों के लिए सबसे पहले तो किसान भाई एक चीज़ ध्यान कर दें कि समय समय पर उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो सल्फ़र हो उसका छिड़काव करना है। सल्फ़र 3 से 4 ग्राम जो है मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कद्दू की फसलों में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, फलत कम हो जाना का मुख्य कारण है कि ज़्यादातर कद्दू वर्गीय सब्जियों में नर और मादा पुष्प अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पर जो नर और मादा पुष्पों का अगर अनुपात घटेगा, जैसे मादा पुष्प अगर कम आएंगे तो फलत निश्चित तौर पर कम आएगी। इसके लिए कई हार्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे नैप्थलीन एसिटिक एसिड है, इसका 100 ppm का अगर आप छिड़काव करेंगे तो मादा पुष्प ज़्यादा आएंगे। इसके अतिरिक्त जो है आप इथेफॉन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे इथेरल भी बोलते हैं। और जहाँ तक इसका उचित ट्रेनिंग करना है हमें। और अभी जो टेक्निक चल रही है 3G टेक्नोलॉजी, अगर 3G टेक्नोलॉजी को किसान अपनाएगा तो निश्चित तौर पर मादा पुष्पों की संख्या में बढ़त आएगी और अधिक उत्पादन प्राप्त होंगे। तो ये 3G तकनीक क्या है और हमारे किसान भाई इसे कैसे अपनाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, और साथ ही इसका सही समय क्या होगा? और इसे समझने के लिए साधारण रूप से बताऊं तो जो पौधा है उसका जो मुख्य तना है, अगर हम उसे पहले जनरेशन का माने तो उसे 1G कहें, फिर उसमें से जब 2 ब्रांच निकलते हैं उसे हम 2G कहें, और उसके बाद उस ब्रांच से जो सब ब्रांचेज निकलती है उसे हम 3G कह सकते हैं, या तीसरी जनरेशन का। और यह पाया गया है शोध के आधार पर कि जो पहला तना है जो 1G है और 2G है कद्दू वर्गीय सब्जियों में, उसमें नर पुष्प जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। 14:1 तक का अनुपात पाया था, मतलब 14 नर पुष्प आएंगे तो 1 मादा पुष्प, तो निश्चित तौर पर फलत कम हो जाती है। तो किसान भाई इसको करने का जो है वो बहुत ही आसान तरीका है कि जब भी पौधे में आपका कद्दू वर्गीय पौधे लगाएं तो 10 से 12 पत्तियों तक कोई भी उसमें बगल से ब्रांच या कली ना आने दे, और उसके बाद उसमें कोशिश करें कि जब वो 60 सेंटीमीटर का हो जाए तो उसमें सिर्फ 2 ब्रांचेज आएँ, उसके अलावा जो भी ब्रांच है उसको हटा देना है। अब हम उन 2 ब्रांचों को भी जो है वो लगभग
फिर 30 सेंटीमीटर आगे तक ले जाएंगे और उसके बाद उसमें से हम ढेर सारे तीसरे नंबर या 3G ब्रांचेस को हम चाहते हैं। जो 3G ब्रांच है इसमें सबसे ज़्यादा मादा पुष्प आते हैं और ये सबसे ज़्यादा उपज देने में सक्षम है और ये कद्दू में भी कर सकते हैं, करेला में भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसे टमाटर और भिंडी तक की फसलों में किया जा सकता है, जिससे कि ज़्यादा फूल और ज़्यादा फलत प्राप्त हो सके। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने 3G के बारे में हमारे किसान भाइयों को दी। क्योंकि कद्दू वर्गीय फसलों में खीरा की खेती भी हमारे यहाँ बहुत होती है और ख़ास करके कई किसान अब पॉली हाउस तकनीक अपना रहे हैं। तो पॉली हाउस में खीरे का खेती करते समय किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पॉली हाउस में किसान भाई खीरे की जो खेती कर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख जो चीज़ ध्यान देना है किसान भाइयों को कि कभी भी साधारण हाइब्रिड किस्म का खीरा हमको पॉली हाउस में नहीं लगाना है। खीरे में क्या होता है कि नर और मादा पुष्प अलग अलग आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें सिर्फ मादा पुष्प ही आते हैं। तो पॉली हाउस में जो किस्में लगाने हैं उसमें सिर्फ मादा पुष्प ही आने चाहिए, क्योंकि नर और मादा पुष्प जब अलग अलग आते हैं तो वहाँ पर परागण के लिए कीटों द्वारा परागण होता है, लेकिन पॉली हाउस में कीट नहीं होने के कारण परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाती। इसलिए जो गाइनोसियस किस्में हैं, जैसे पूसा संयोग किस्म निकली है, इसके अलावा कियान, हिल्टन, कई प्राइवेट कंपनीज़ की भी किस्में हैं जो पॉली हाउस में अच्छा कर सकती हैं और वो गाइनोसियस है। इसका मतलब सिर्फ मादा पुष्प ही उसमें आएंगे, उन्हें ही पॉली हाउस में लगाना है। पॉली हाउस में दूसरा बात ये, अभी मैंने जो 3G तकनीक बताया उसको भी अपनाना है। साथ में किसान भाइयों को जो ट्रेनिंग करना है उसका इस विशेष ध्यान देना है और समय समय पर कैल्शियम, नाइट्रोजन और बोरान का छिड़काव करते रहना है, ताकि फलों की गुणवत्ता के साथ साथ अधिक उत्पादन उन्हें प्राप्त हो सके। कई किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि लौकी का जो खेती करते हैं बतिया लेने लगता है, बतिया यानी छोटा छोटा होता है, उसके बाद बढ़ता नहीं और सूख के गिर जाता है, झड़ जाता है। उसका क्या कारण होता है, उसका निदान कैसे होगा? हाँ, ये समस्या लौकी की फसल में आती है। मुख्य रूप से ये समस्या जो किचन गार्डन करते हैं उनके साथ ज़्यादा आता है। तो अगर लौकी की फसल में क्या होता है कि आप देखते हैं नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। मादा पुष्प का पहचान है कि उसमें आप पहले से ही देखेंगे तो छोटी लौकी सदृश संरचना दिखाई देती है, जबकि नर पुष्प में बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तो क्या होता है कि लौकी में पर परागण की प्रक्रिया होती है। अगर सिर्फ मादा पुष्प ही आएंगे तो वहाँ पर परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और वो फल गिर जाएगा। अगर लौकी को आपने छायादार स्थान पर लगाया है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे नर पुष्प की कमी आएगी, परागण की प्रक्रिया नहीं होगी और वो गिर जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर ये समस्या से और भी निदान चाहते हैं आप, तो कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे अगर नर पुष्पों की कमी है तो सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर थायोसल्फेट का छिड़काव किया जा सकता है। अगर मादा पुष्पों की संख्या कम आती है तो वहाँ पे नैप्थलीन एस्टिक एसिड या एथेरल का छिड़काव करके किसान भाई नर और मादा पुष्पों में सामंजस्य बना सकते हैं और फलत को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आज कद्दू वर्गीय फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार एवं मादा पशुओं में होने वाले जैव की समस्या और उसके समाधान। साथ ही अभी आपने देखा लत्तर वर्गीय फसलों के होने वाले प्रबंधन के बारे में। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है